Hello students, welcome to my YouTube channel. Students, today we will discuss the topic of force between two parallel conductors carrying current. दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं, लाइक एक कंडक्टर ये है और एक कंडक्टर ये है, दोनों करंट को कैरी कर रहे हैं. ठीक है. तो जब ये करंट को कैरी करेगा तो ये अपने एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा. उस मैग्नेटिक फील्ड में ये वाला करंट कैरिंग कंडक्टर आ जाएगा. सिमिलरली ये वाला कंडक्टर भी करंट कैरी करेगा और इसके कैरिंग कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में ये वाला कंडक्टर आ जाएगा. तो ये दोनों एक दूसरे पे क्या फोर्स लगाएंगे. ठीक है. ये वाला टॉपिक हमें स्टडी करना है कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स क्या लगता है. दिस थिंग वी हैव टू स्टडी. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक द डायग्राम. लेट दिस इज अ कंडक्टर X and this is parallel conductor, another parallel conductor Y. दो कंडक्टर्स हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं. इस कंडक्टर में जो करंट है वो I1 फ्लो हो रहा है और इस कंडक्टर में जो करंट है वो I2 फ्लो हो रहा है. बोथ आर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस R. दोनों कंडक्टर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो R है स्टूडेंट्स. ठीक है. तो हमें क्या करना है, जब दो, अब देखिए ये वाला करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा. तो उस मैग्नेटिक फील्ड में ये वाला कंडक्टर आ जाएगा तो इस पर एक फोर्स लगेगा. ठीक है. और इसी तरीके से ये भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो ये भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा. तो उस मैग्नेटिक फील्ड में ये वाला कंडक्टर आ जाएगा. तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पर क्या फोर्स लगेगा वो कैलकुलेट करना है. सिमिलरली इस कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा वो कैलकुलेट करना है. ठीक है. तो दिस इज द टॉपिक, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट. तो सबसे पहले देखेंगे राइट हैंड थंब रूल से इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जाएंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएंगी और इसका मैग्नेटिक फील्ड दूसरे कंडक्टर तक पहुंच जाएगा. ये आया. ठीक है. पॉइंट पी पर जाके इसने इसको टच कर दिया. लाइक ये माना कि इसने इसको पॉइंट पे जाके टच किया. आपको बताया राइट हैंड थंब रूल से कि अगर जैसे ये कंडक्टर है, अगर ये करंट को कैरी कर रहा है तो अगर हम इस कंडक्टर को अपने हाथ में लें और जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में अगर थंब को हम क्या करें, एक्सटेंड करें, तो इसको होल्ड करने के लिए जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर्स कर्ल होंगी, फिंगर ऐसे कर्ल हुई हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं. करंट क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन में, तो ऊपर को हमने थंब को एक्सटेंड किया तो फिंगर ऐसे कर्ल हो रही है. तो इसका मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स. और अगर आपका बाई चांस ये करंट अगर नीचे फ्लो हो रहा होता, नीचे, तो हम अगर करंट नीचे जा रहा होता इसमें तो हम इसको ऐसे होल्ड करते, तब हमारा थंब ये नीचे आता नीचे की डायरेक्शन में और ये फिंगर्स ऐसे कर्ल हो जाती तब. ठीक है. तो अब की बार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये होती इसमें. ठीक है. तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ये बना, इस कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर तक पहुंच गया और जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इस पर अगर आप ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट, तो वो टेंजेंट क्या करेगी, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी. तो एक्स कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में जाएगा. ठीक है. अब देखिए ये वाला जो कंडक्टर है, करंट कंडक्टर I2, एक कंडक्टर Y जिसमें करंट I2 फ्लो हो रहा है, तो उस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड मिल गया BX मैग्नेटिक फील्ड मिला. तो इस पर एक फोर्स लगेगा. वो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, वी नो, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है कंडक्टर पर कौन से लगाते हैं, BIL sin थीटा. दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द फोर्स, BIL sin थीटा. अब देख लीजिए हमें फोर्स कौन सा निकाल रहा है, Y कंडक्टर पर. तो Fy इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कौन से कंडक्टर का है, X कंडक्टर का है, तो लिखेंगे BX, X कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड है. और करंट इस वाले कंडक्टर में जो करंट है उस करंट की वैल्यू कितनी है, I2, तो लिखेंगे BI2. और L, हम इसकी लेंथ जो है वो 1 मान लेते हैं, 1 मीटर. ठीक है. तो लेंथ को अगर 1 कर देते हैं और साइन थीटा, एंगल कितना है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है इस तरीके से और जो करंट है वो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के और करंट के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है. ठीक है. साइन 90. मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में गया जेड की डायरेक्शन में और हमारा जो करंट है ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ये है Y की डायरेक्शन में. तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का. तो कितना हो जाएगा, अब फाइनली BXI2 साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है. और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है एक्स कंडक्टर का, इसके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखेंगे बच्चों. तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो हमने बायोसेवर्ट लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन में सीख रखा है कि स्ट्रेट कंडक्टर जो होता है, जैसे कि ये स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें अगर करंट I फ्लो हो रहा है
तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है किसी पॉइंट पर, उसके मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। दिस इज द आंसर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेट कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी पॉइंट पर, उसका वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr होता है। तो वैल्यू हम यहाँ पे लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। आर का मतलब कितनी डिस्टेंस पर चेक करना है, जैसे कि यहाँ पे ये डिस्टेंस आर थी, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस कंडक्टर से भी पॉइंट पी की डिस्टेंस आर है, तो हमने म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, और आई जो होता है वो उस कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट होता है। तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा था वो I1 हो रहा था, तो लिखेंगे म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr, साथ में I2 है लगा हुआ, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास Y कंडक्टर पर जो फोर्स लगा है X कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। इसका आंसर क्या बना, दिस इज द आंसर, Fy इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr। ठीक है बच्चों, ये Y कंडक्टर पर फोर्स लगा है ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंडक्टर X। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, पहले इस फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। डायरेक्शन क्या बनेगी, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन चेक की जा सकती है। क्या बनेगी डायरेक्शन बच्चों, अब देख लीजिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फादर मदर चाइल्ड से लर्न करते हैं। अगर ये वाली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है और ये वाली जो फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, तो जो थंब होता है वो फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब इस डायग्राम में देखिए, जो करंट है वो कहाँ जा रहा है, करंट नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में आया, तो ये वाली फिंगर करंट की डायरेक्शन में लगा दी, करंट ऊपर की डायरेक्शन में आया, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे जाएगी, टच होती हुई मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंट प्लेन की तरफ हो गई ना, जेड डायरेक्शन में। तो हमारा जो थंब है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए थंब इस कंडक्टर की तरफ को गया, ये इसका मतलब फोर्स जो लगा है वाई कंडक्टर पर वो कंडक्टर एक्स की तरफ को लगा है। फिर से कि आपका जो करंट दिख गया, करंट की डायरेक्शन तो ये आ रही है नीचे से ऊपर की तरफ को, करंट ऊपर की डायरेक्शन में गया, और आपका ये जो मैग्नेटिक फील्ड है टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो ऐसे इस बोर्ड पर प्लेन परपेंडिकुलर गई है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो ये जो आपका थंब है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस कंडक्टर की तरफ को। ठीक है, तो डायरेक्शन हो जाएगी ये, तो ये फोर्स बना। सिमिलरली हम ये देख सकते हैं कि कंडक्टर एक्स पे जो फोर्स लगेगा कंडक्टर वाई के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो वो कितना होगा वो भी कैलकुलेट किया जा सकता है इसमें। ठीक है, तो हाउ कैन वी कैलकुलेट, देख लेते हैं। उसके लिए ये जो स्ट्रेट कंडक्टर है इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे जाएगा राइट हैंड थंब रूल से इसका भी, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक पहुँचा, कंडक्टर एक्स तक अगर पहुँचेगा तो कंडक्टर एक्स करंट को कैरी कर रहा है, कंडक्टर एक्स क्या है, करंट को कैरी कर रहा है, तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड में पहुँच गया, तो इस कंडक्टर पर भी एक फोर्स लगेगा, और उस फोर्स का जो वैल्यू होगा वो फोर्स का वैल्यू हम इसी फॉर्मूला से निकालेंगे। क्या होगा फोर्स का वैल्यू, यहाँ लिख देते हैं, फोर्स ऑन द एक्स कंडक्टर एफ एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट, कौन सा बनाएंगे फॉर्मूला, बी आई एल साइन थीटा वाला फॉर्मूला फिर यूज होगा। तो देखिए बी जो है आपके पास वाई कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड है, तो बी वाई लिखेंगे, और जो आई है कौन से कंडक्टर में देख रहे हैं, एक्स कंडक्टर में, उसमें जो करंट है वो I1 है, तो बी वाई I1, और लेंथ हमने इसकी भी अगर 1 मान लेते हैं तो 1, और सीधा कितना है आपकी बार भी कि आपका जो जैसे कि पॉइंट पी आपकी बार अगर इधर देखेंगे यहाँ पे पॉइंट पी है, तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वैसे टेंजेंट आ जाएगी इस डायरेक्शन में हमारी तरफ को। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे पॉइंट अगर यहाँ लेंगे, यहाँ पर अगर पॉइंट लेंगे तो देखिए ओके, ये बनाया था हमने इसका टेंजेंट, सॉरी। तो देखिए अगर यहाँ पे पॉइंट लेंगे तो एंगल जो है यहाँ पर भी 90 डिग्री का है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 लगा देंगे, तो एफ एक्स का जो आंसर आएगा इट विल बी बी वाई I1। ठीक है, बी वाई मीन्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वाई कंडक्टर, तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि स्ट्रेट कंडक्टर है तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड का आंसर म्यू नॉट आई अपॉन 2πr आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। और इसमें जो करंट है वो इस वाले कंडक्टर में I2 है, तो म्यू नॉट I2 अपॉन 2πr आएगा, डिस्टेंस इसकी भी r है, और साथ में I1 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसका मतलब फोर्स का जो आंसर आएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr। अब की बार भी फोर्स का वही आंसर रहेगा जो पहले था, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr। ठीक है, और इस फोर्स की जो डायरेक्शन जाएगी वो भी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से चेक कर सकते हैं। देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई बी वाई की, और करंट जो है क्या ऊपर की, करंट ऊपर की ही डायरेक्शन में,
तो आपके पास जो फोर्स जाएगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा। कैसे, ये देखिए, ये इस तरीके से कि करंट तो ऊपर की डायरेक्शन में गया और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर हमारी तरफ आ रहा है, तो आपका जो फोर्स जाएगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से जब चेक करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन ये बन जाएगी एफएक्स की। ठीक है, एफएक्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब समझ में आया कि जो दो कंडक्टर होते हैं पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, जो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे जाते हैं, तो दोनों एक दूसरे पे मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दोनों कंडक्टर्स पे फोर्स लगता है, क्योंकि दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, तो दोनों एक दूसरे पे सेम वैल्यू का फोर्स लगाते हैं, जिस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr। ओके, फोर्स सेम लगाते हैं और दोनों अगर देखिए करंट दोनों में सेम डायरेक्शन फ्लो हो रहा है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहे हैं। इसके अपोजिट अगर एक में करंट ऊपर की डायरेक्शन में, एक में करंट अगर नीचे की डायरेक्शन में आया होता तो दोनों एक दूसरे पर अट्रैक्शन का फोर्स लगाकर वहां पर रिपल्सन का फोर्स लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन वहां पर चेंज हो जाती है। तो ये तो था फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने लेंथ 1 मीटर की मान ली थी, लेकिन अगर हमें फोर्स में लेंथ भी कैलकुलेट करनी होगी कितनी लेंथ पे निकालना है, तो ये जो फॉर्मूला बनाया हुआ था हमने BIL sin थीटा, इसमें लेंथ को 1 नहीं मान करके लेंथ की वैल्यू लगा लेंगे। ठीक है, लेंथ की वैल्यू लगा लेते हैं। BIL sin थीटा में लेंथ इस वाले कंडक्टर की अगर लेंथ L2 थी, इस वाले कंडक्टर की अगर लेंथ L1 थी, तो यहाँ पे हम लेंथ को L2 ना लिखकर 1 ना लिखकर L2 लिख देते, तो आंसर में L2 भी आ रहा था। फिर ये आ रहा था म्यू नॉट I1 I2 L2 अपॉन 2πr। ठीक है, और अगर इस वाले कंडक्टर के लिए निकालते तो यहाँ पर म्यू नॉट BIL 1 sin थीटा होता, पहले वाले की अगर लेंथ L1 थी तो आंसर हो जाता BYI इंटू L1, तो यहाँ पर आंसर में म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr साथ में मल्टीप्लाई में L1 आ जाता है। ठीक है, तो क्योंकि हमने ये पर यूनिट लेंथ के लिए निकाला था तो वहाँ पर हमने लेंथ की वैल्यू 1 लगा दी थी, और उसका जो यूनिट बनेगा फोर्स का वहाँ पे न्यूटन पर मीटर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद में हम यहाँ से 1 एम्पियर की डेफिनेशन भी समझ सकते हैं कि 1 एम्पियर की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी। इसमें 1 एम्पियर की डेफिनेशन भी कैलकुलेट करने को आती है। ठीक है, सो फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर ऑल्सो। तो देखो बच्चों, फोर्स का जो फॉर्मूला बना, क्या बनाया, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr। ऑल यू हैव टू नो म्यू नॉट जो है यहाँ पे एक कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, और इसकी जो वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁻7 होती है, सबको बताइए। अब देखिए, अगर हमें 1 एम्पियर की डेफिनेशन बनानी है तो एक कंडक्टर ये था X, एक कंडक्टर ये था Y, इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा था, इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा था, जो एक दूसरे से हमने R के डिस्टेंस पे माने थे। वी हैव टू मेक द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर ये I1 और I2 अगर दोनों 1 एम्पियर हों, अगर दोनों कंडक्टर्स में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा हो, और अगर ये जो R है अगर इसकी वैल्यू कितनी हो 1 मीटर हो, इसका मतलब अगर दोनों कंडक्टर्स में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा हो और एक दूसरे से वो 1 मीटर की डिस्टेंस पर प्लेस्ड हो, तो F का आंसर हो जाएगा म्यू नॉट की वैल्यू लगाकर 4π × 10⁻⁷ I1 की वैल्यू 1 लगाइए, I2 की वैल्यू 1 लगाइए, 2π R की वैल्यू 1 लगाइए, तो देखिए सॉल्व करके आंसर आ जाएगा यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। तो बच्चों यहाँ से हम 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए 1 एम्पियर डिफाइन किया जा सकता है, कैसे डिफाइन करेंगे कि 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट विच इज फ्लोइंग इन द 2 पैरेलल वायर्स प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर एंड एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर ऑन ईच अदर। कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि 1 एम्पियर जो है वो करंट है जो दो स्ट्रेट कंडक्टर्स में फ्लो हो रहा है, जो एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं और पैरेलल रखे हुए हैं, और दोनों ही एक दूसरे पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर 1 एम्पियर जो है वो करंट है जो दो स्ट्रेट कंडक्टर्स वायर्स में फ्लो हो रहा है, जो एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पर, आपको हमने 1 माना ना, 1 मीटर की डिस्टेंस पर प्लेस्ड हैं और पैरेलल रखे हुए हैं, और दोनों ही एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे हैं 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और इसमें 1 एम्पियर की डेफिनेशन लिखने को आती है और फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करने को आती है। सो दिस थिंग आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर